ससुर जी के रिटायरमेंट की तारीख अब नज़दीक आ गई थी। घर में खुशी का माहौल था। सुबह के समय मेरे सास ससुर बगीचे में टहल रहे थे और सासू माँ कह रही थी कि अब बहुत काम हुआ। रिटायरमेंट के बाद अब सारा समय हम लोग साथ अपने घर में गुजारेंगे। जीवन की भागदौड़ में अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाए। ससुर जी कहते हैं, ठीक है भाग्यवान। एक दिन नेहा अपनी माँ से फ़ोन पर कहती है, आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर में बने बगीचे के झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। तभी सास मालती उदास मन से रसोई घर में जाती हैं, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति दिनेश लाल के लिए लेकर जाती हैं। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ देखा, क्योंकि ससुर के रिटायर होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्यक्रम बन गया था। वह अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर बगीचे में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करने में बिता दी थी। इसलिए अब बची कुची जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। मालती निवास बंगले जैसा 2 मंजिल घर हो, पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। मालती जी ने घर को बड़ी मेहनत से अपने हाथों से सजाया था और घर में बड़े प्यार से उस बगीचे को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थी। उनके उगाए चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब, ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका बगीचा हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में मालती जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस बगीचे में उगाया करती। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में दिनेश लाल जी कभी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। मालती जी को अपने बनाए उस बगीचे में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का ज़रिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी, जिससे बहू को सास के द्वारा किए जाने वाले काम भी खुद करने पड़ रहे थे। इसलिए वह हमेशा गुस्से में लाल पीली रहती थी और अपने सास ससुर को टॉन्ट मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। अमन, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? नेहा ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है, जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। अमन ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह बागीचा है ना, जहाँ आजकल नया जोड़ा अपना डेरा जमाए रहते हैं। नेहा ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? अमन ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन ये सच था।
उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अमन पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए। पर बेटा, हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना। दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? दिनेश लाल जी ने कहा, पिताजी, इस बगीचे में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। नेहा को इस बगीचे की कोई ज़रूरत नहीं है और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक बगीचे का ख्याल रखेगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। अमन ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी मालती जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। दिनेश लाल जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें मम्मी से क्या पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं, बिना चार लोगों के बारे में सोचे। अब नेहा घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं। आप किसी का विचार नहीं करते। अमन थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अंदर से नेहा की बड़बड़ भी चालू ही थी। दिनेश लाल जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन मालती और दिनेश लाल जी से एक निवाला भी ना खाया गया। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से दिनेश लाल जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दिनेश लाल जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन मालती जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को अमन की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर किराए पर देना है का बोर्ड पड़ा था। अमन ने दिनेश लाल जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे किराए पर दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले सक्सेना जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में किराए पर रहेंगे। दिनेश लाल जी ने कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? अमन ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, दिनेश लाल जी ने कड़क आवाज़ में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज़ में अमन ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास एक महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। दिनेश लाल जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज़ हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था। अमन ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह बगीचे में बड़े हुए यह पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय खर्च किया है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। दिनेश लाल जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। अब अमन और नेहा को अपनी भूल का एहसास हो गया था। नेहा अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और कहती है, माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
सास मालती जी नेहा को उठाकर अपने गले लगा लेती हैं। दोस्तों, जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिए। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है। और जब उन्हें उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।